हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स ऑफ झारखंड पे। तो हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर नॉलेज की जो बैच है उसमें हम लोग फर्स्ट क्लास को कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास आज है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, या तो इसी को कहें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तीनों चीज़ सेम ही है। यही टॉपिक आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से मिलेंगे, जिसका कोई अलग मतलब नहीं होता है, सेम ही मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन चार चीज़ों पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। आज की क्लास में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ इसका जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस किस पीरियड में हुआ, जैसे 4 पीरियड में हुआ, उस 4 पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड है प्री मैकेनिकल एरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड चीज़ जो पढ़ेंगे इसमें, इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करके जाएंगे, द फर्स्ट कैलकुलेटर जिसे हम लोग एबेकस कहते हैं वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग 3-4 एबेकस के जो टाइप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए, इसका एक समराइज वे आपके सामने आ चुका है। ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड चीज़ की मैं बातें करता हूँ जो बिल्कुल आपके एग्जाम से कनेक्टेड रहेंगे, जो कि लेटेस्ट हैं, जो कि जेपीएससी जेएसएससी द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर मैं उन्हीं पे बेस्ड आपको सारे चीज़ कवर कराने की कोशिश करता हूँ, वो आपके एमसीक्यूज़ हो या फिर आपके पीवाईक्यूज़ हो। ठीक है, और इन सारे चीज़ों का जो नोट्स वगैरह होता है वो आपको मैं बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे उसमें क्या क्या चीज़ें को हम लोग कवर किए थे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। तो सबसे पहले हमारा जो था कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके दिखाइएगा, है ना, बताइएगा। तो इसे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम लोग कंप्यूटर के जो परिचय है उसको पढ़े थे। और नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे आईपीओ साइकिल के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आईपीओ साइकिल क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आपका आउटपुट। ठीक है, जिसे हम लोग आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। और इसी के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, इसी में एक टर्म आया था जो कि आपका था डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे। एक आपका जो हमारा लैटिन वाला था, है ना, लैटिन के जो किस वर्ड से आया था, तो ये कंप्यूटर से आया था। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि जो प्रीवियस क्लास नहीं किए उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और जो सेकंड क्लास कर रहे हैं उनका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या था कि जो लैटिन वर्ड के कंप्यूटर से आया था, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहीं क्वेश्चंस में दिया गया होगा कंप्यूट, तो याद रखिएगा ये इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका भी मतलब होता है काउंट करना, गणना करना। और इसी से हम लोग यहाँ पे नाम पढ़े थे संगणक, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है फादर ऑफ कंप्यूटर और मदर ऑफ कंप्यूटर। ये 2 चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और आप में से बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर पता होगा। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, इस पर एक तर्क दिया गया था, उस तर्क को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस कारण से उसे मदर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं आपको फुल फॉर्म ऑफ जो कंप्यूटर है वो मैं करा देता हूँ अभी फ़िलहाल, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सी से होता है कॉमनली, यहाँ से देखिए ये सी से होता है आपका कॉमनली। उसके बाद है ओ से होता है आपका ओरिएंटेड। और नेक्स्ट है आपका एम से होता है आपका मशीन। ठीक है, और पी से COM तक कंप्लीट कर चुके हैं। पी से होता है पर्टिकुलरली, है ना, पर्टिकुलरली। नेक्स्ट है यू मतलब होता है यूज्ड, और यूज़ के साथ हमेशा याद रखिएगा यूज़ फॉर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, इसे हम लोग टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। इस कारण से यहाँ पे हम लोग यूज़ फॉर को एक साथ लेके चलते हैं, रिसर्च। तो ये आपका एक फुल फॉर्म तैयार हो जाता है कंप्यूटर का। मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च।
हिंदी में इसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ को कवर किए थे। तो इसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं, कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, कंटेंट का एक ओवरव्यू लेते हैं और इसके साथ पुनः हम लोग अपना टॉपिक पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे चले जाएंगे, है ना। तो जो भी बच्चे सेकंड क्लास जो है आज पहली बार देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट है, इन्हीं सारे चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसे समझने के लिए हम लोग पहले इसे 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इस चीज़ को हम लोग समझते हैं ताकि समझना और भी आसान हो जाए। तो याद रखिएगा, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है इसे 4 युग में बांटा गया है, इसे 4 एरा में बांटा गया है। जो पहला एरा है उसे हम लोग द प्री मैकेनिकल एरा कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्व यांत्रिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व यांत्रिक युग कहते हैं। दूसरा हमारा है द मैकेनिकल एरा, जिसे हम लोग यांत्रिक युग कहते हैं। तीसरा है हमारा द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा कहते हैं। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक युग कहते हैं। अब एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो तो प्री मैकेनिकल एरा है यहीं से शुरुआत हुआ है, जिसमें काउंटिंग किया जाता था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला क्या बात है कि यहाँ पे कोई डिवाइस या फिर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना था कि यहाँ से काउंटिंग करने का ये तरीका है, बस मैन्युअली ऐसे किया जाता था, रैंडम ही किया जाता था। क्योंकि द प्री मैकेनिकल एरा में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होते थे, संचार होते थे, वो कैसे होते थे? वो चित्रों के माध्यम से होते थे और उसे बोल के किया जाता था। और इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 3000 BC से 1450 CE तक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, BC और CE में यदि किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि आप आफ्टर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं द मैकेनिकल एरा, जिसे हम लोग यांत्रिक युग कहते हैं, जिसे हम लोग ऑटोमेटेड कैलकुलेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे कई सारे ऐसे डिवाइसेस बन के तैयार हो गए थे, जैसे कि आप प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, स्लाइड रूल की बात करते हैं, और इसके साथ आप नेपियर्स बोन की भी बात करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? अ ब्रिज टू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, रिले और विद्युत चुंबकों का भी उपयोग धीरे धीरे स्वचालित कंप्यूटरों में प्रारंभिक रूप से होने लगा था। इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 1840 से लेके 1940 तक था। ये हमारा जो लेटेस्ट वाला भी है ना, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है ना, उस एरा में धीरे धीरे ये घुसने की ओर आ रहा है। और द मैकेनिकल एरा की बात करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन याद रखिएगा 1450 CE से लेके 1840 CE, या इसी को हम लोग AD भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसको हम लोग कंप्यूटर एज कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है जो कंप्यूटर एज है ना। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा पावरफुल आपको क्या देखने को मिलता है? माइक्रोचिप्स मिलते हैं। यहीं से आपको पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे कंप्यूटर एज का जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एरा को कहा गया है, द इलेक्ट्रॉनिक एरा को कहा गया है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 1940 से अभी तक जो चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं। क्योंकि आप धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक यहाँ सारी चीज़ें समझना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 1940 से प्रेजेंट यहाँ की बात की जा रही है, अभी की वर्तमान की बात की जा रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अब अभी कौन सा एरा में है, तो आपका आंसर होना चाहिए हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक एरा में है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसे समझने के लिए हम लोग क्या किए, इस चीज़ को 4 युग में बांटे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला आपका है पूर्व यांत्रिकी युग, दूसरा है यांत्रिक युग, तीसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल युग और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक युग, ठीक है। इसके बाद आपको धीरे धीरे AI वगैरह देखने को मिलेगा, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा था वहाँ पे, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका ड्यूरेशन कब कब है, इसका टाइमिंग याद रखिएगा, इसलिए मैंने साइड में इसको मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग केवल द प्री मैकेनिकल एज यानी कि
पूर्व यांत्रिक युग को ही पढ़ने वाले हैं, जिसका कालक्रम क्या है 3000 BC से 1450 AD या फिर इसे CE भी हम लोग बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाइए आप लोग कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री मैकेनिकल एरा में, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग राइटिंग एंड अल्फ़ाबेट, एक कम्युनिकेशन कैसे होता था वो देखेंगे। उसके बाद इनपुट टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ इसमें बढ़ा, जैसे कि पेपर और पेन का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परमानेंट स्टोरेज के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, जैसे कि बुक्स और लाइब्रेरी का इन लोगों ने क्या क्या व्यवस्था किया। उसके बाद फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट कैलकुलेटर जिसे एबेकस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कि हम लोग जो प्री मैकेनिकल एज है, जो पूर्व यांत्रिक युग है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द प्री मैकेनिकल एज, यानी कि पूर्व यांत्रिक युग की बात करते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी संवाद स्थापित करने के लिए जो अहम भूमिका निभाती है वो है राइटिंग एंड अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्राचीन समय में जो मनुष्य थे केवल मौखिक रूप से और चित्र के माध्यम से संवाद स्थापित करते थे, जो कि इस फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि कैसे मनुष्य एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते थे। तो कैसे स्थापित करते थे, तो वे स्पीकिंग के माध्यम से और पिक्चर ड्राइंग के माध्यम से, यानी चित्रकारी करके, चित्र बना के, इन दोनों के माध्यम से क्या करते थे, वो संवाद स्थापित करते थे। कौन करते थे, जो प्राचीन समय के जो मनुष्य थे, मानव थे वो, ठीक है, पिक्चर और स्पीकिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते थे। उसके बाद करके हम लोग प्राचीन मेसोपोटामियम में ये बात हो रही लगभग 3000 BC में प्राचीन मेसोपोटामियम के सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने एक लिपि का आविष्कार किया जिसका नाम था क्यूनिफॉर्म, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका प्राचीन मेसोपोटामियम है और ये आपके सुमेरियन सब हैं, और इन लोगों ने एक लिपि का विकास किया जिसका नाम था क्यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यूनिफॉर्म क्या था, तो याद रखिएगा क्यूनिफॉर्म एक स्क्रिप्ट था जो कि एंशियंट मेसोपोटामियम के सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जो कि एक मिट्टी के क्ले में बनाया गया है टेबल में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो प्राचीन समय में मनुष्य थे, मानव थे, एक दूसरे के साथ पहले संवाद कैसे स्थापित करते थे। उसके बाद लगभग 3000 BC में प्राचीन मेसोपोटामियम के सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने क्यूनिफॉर्म नामक एक स्क्रिप्ट का विकास किया। उसके बाद क्या होता है कि लगभग 2000 BC में फोनिशियन वासी ने प्रतीकों की रचना की, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए फोनिशियन के बारे में, तो याद रखिएगा फोनिशियन की जब बात करते हैं तो फोनिशियन वासी कौन है, पहले इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा और पीछे में ले जाना चाहूँगा कि जो एंशियंट मेसोपोटामियम के लोग थे उस समय, इसमें 4 कल्चर आपको देखने को मिलता है। एक था आपका सुमेरियन, ठीक है, दूसरा था आपका बेबीलोनियन, तीसरा था आपका एसेरिया या फिर इसी को एजेरियन बोलते हैं, चौथा था आपका एकेडियन। ये 4 कल्चर्स मिलके एंशियंट मेसोपोटामिया में काम करते थे। उसमें से एक था आपका सुमेरियन जो कि क्यूनिफॉर्म नामक स्क्रिप्ट की रचना की थी, जो कि यहाँ पे हम बता चुके हैं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक जो फ्रेम है वो बन जाए यहाँ पे। उसके बाद अब मैंने क्या कहा आप सभी से, उसके बाद क्या कहा कि जो फोनिशियन है ना, जो फोनिशियन वासी है वो क्या करते हैं, प्रतीकों की रचना करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रीक है वो फोनिशियन अल्फ़ाबेट को अडॉप्ट करते हैं, उसे अपनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उससे पहले ये चीज़ समझ लिए, फोनिशियन वासी के बारे में समझ लिए, फिर हम लोग ये वाला में पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। फोनिशियन प्राचीन काल के एक सेमेटिक भाषिक लोग थे जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित लेवेंट क्षेत्र में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, लेवेंट क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। यह क्षेत्र आज आधुनिक लेबनान, सीरिया और इजराइल के कुछ हिस्सों में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, मेसोपोटामिया में सुमेरियन के बारे में बता दिया, फोनिशियन के बारे में बता दिया, तो ये लेवांट क्षेत्र के अंदर आते थे, जो कि कुछ ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर आते थे, जो कि अभी वर्तमान हिस्सा की बात करते हैं तो इसमें आज के लेबनान, सीरिया और इजराइल आते हैं, ठीक है। आई होप फोनिशियन वाला सब समझ में आ गया होगा। और
क्यूनिफॉर्म वाला भी सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे यूनानी लोगों का प्रवेश होता है, ठीक है। अब यूनानी लोग जब आते हैं यहाँ पे, ग्रीक लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, जो फोनिशियन अल्फ़ाबेट है उसको क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। और इसमें याद रखिएगा ये टोटल 22 लेटर्स रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रोमन आते हैं और इसको लैटिन नाम देते हैं और इसमें वॉवल को ऐड करते हैं, जो कि आज कल के हमारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो बन के तैयार होते हैं, जिसमें हम लोग ए से लेके जेड तक को पढ़ते हैं। इसी चीज़ का आपको हिंदी वर्जन भी यहाँ पे मिल जाएगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपका कंटेंट यहाँ पे बाइलिंगुअल मिलेगा। और जो इसका PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा 2 टेलीग्राम चैनल चलता है, वो आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो हमारा अलग अलग यहाँ पे स्क्रिप्ट है, वो आप देख सकते हैं। इस चीज़ फिगर को उस फिगर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया, जैसे कि मॉडर्न लैटिन में कैसे लिखा जाता था, अर्ली लैटिन में, फिर ग्रीक में, फोनिशियन में। अभी मैंने फोनिशियन के बारे में पढ़ा रहा था, तो ये फोनिशियन का जो है वो यहाँ पे लिखने का तरीका देख लीजिए। उसके बाद आता है अर्ली एरामिक, ठीक है, ये कई सारे चीज़ है। उसके बाद नेबेतियन आते हैं, अर्ली अरेबिक आते हैं, अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ये सारे क्वेश्चंस में इसीलिए मैं एक साथ यहाँ पे इसको इंसर्ट किया हूँ, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसकी समझ आपको इसमें बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका पेपर एंड पेन, जो कि एक लिखने का तरीका है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जो सुमेर के लोग हैं वे गीली मिट्टी में निशान बनाने का काम करते थे, ठीक है। उसके लिए एक नुकीली चीज़ का वो यूज़ करते थे, जिसे हम लोग स्टाइलस के नाम से जानते हैं। आजकल भी ये आपको स्टाइलस देखने को मिलते हैं, कई सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और कई सारी जगह में ये स्टाइलस आ गया है, ठीक है। खास करके जब आप सैमसंग का S24 अल्ट्रा या फिर कोई सीरीज़ आप देखिएगा, तो वहाँ पर उसमें देखिएगा वो जो डिवाइस रहता है, ये स्मार्टफोन के साथ साथ एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाता है, जो कि स्टाइलस रहता है, जो कि आपके मोबाइल यूज़ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लगभग 26 साल पहले मिस्र के लोग ने पेपिरस नामक पौधे पर लिखते थे। तो ये लंबा ट्री होता था, फिर इसका जो पेड़ है ना, ये इसे काटा जाता था। उसके बाद इसमें क्या किया जाता था, इसे स्लाइड्स में बनाए जाते थे, पीसेस में बनाए जाते थे। उसके बाद उसका पतला पतला करके उस पर इंक के द्वारा लिखने का काम किया जाता था। ये 26 साल पहले जो इजिप्शियन थे वो लोग करते थे। ठीक इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी में चाइना के लोग क्या करते थे, फटे पुराने कपड़े को कागज़ बनाते थे। फटे कपड़े पुराने जो थे ना, उसे कागज़ बनाते थे, फिर उसमें लिखने का लिखने का काम किया जाता था। ठीक इसी प्रकार जो चाइनीज़ में जो चाइना लोग बनाते थे, वहीं से मॉडर्न पेपर मेकिंग जो है वो तैयार हुआ। मतलब जिससे आज कल के जो कागज़ बन रहे हैं, वहीं से ये तरीका जो है इंस्पायर हुआ। यानी कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा जो पेपर बनाने वाला ये चाइना से, ये यहाँ से ये आइडिया तो आ गया था ना पहले ही, लेकिन यहाँ से ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। इसी तरह आपको एबेकस में ये चीज़ मिलेगा देखने को, ठीक है। थर्ड आता है बुक एंड लाइब्रेरी, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज एंड डिवाइस की काम करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो उस समय के जो रिलीजियस लीडर थे मेसोपोटामिया के, वो लोग क्या करते थे, बुक रखते थे। बुक रखने का उन लोगों का तरीका क्या था, वो लोग स्क्रॉल्स में बुक रखते थे, ठीक है। ये देखिए एक आपका जो लकड़ी का होता था, इसमें क्या करते थे, फोल्ड करके रखते थे। इसको इधर करने से, इसको इधर करने से फोल्ड हो जाता था, ठीक है। और ये आपका स्क्रॉल्स का काम करता था, ठीक है। जो कि इसे कहाँ पे रखा जाता था, उस समय के एक लाइब्रेरीज बनाया गया था, वहाँ पे इस चीज़ को स्टोर करके रखा जाता था। कुछ इस फिगर के माध्यम से इस चीज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम, जिसमें इजिप्शियन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, जो इजिप्शियन सिस्टम में जो मिस्र प्रणाली में 1 से 9 नंबर थे, उसे वर्टिकली रखा जाता था, ठीक है। अब फिगर में देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 इस तरह करके। लेकिन इसी चीज़ को 10 को यू के शेप में रखा जाता था, या फिर सर्कल के शेप में रखा जाता था, जो कि उल्टा है यहाँ पे, इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा 100 रहता था, उसे कॉइल रोप के जैसा, मतलब कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक लिपटे हुए रस्सी की जैसा, ऐसे यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ठीक है। वहीं पे जब 1000 हो जाता था, तो 1000 को एक मतलब कमल के फूल में के टाइप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये उन लोगों का तरीका था कि कैसे नंबर को इंडिकेट किया जाता था, ठीक है। हर एक का अलग अलग है यहाँ पे बताने का। लेकिन
आजकल जो हम लोग उपयोग करते हैं जो नंबरिंग सिस्टम, वो लगभग 100 से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये किसके बीच में था? भारत में हिंदुओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे 1 से लेके 9 तक की संख्या की प्रणाली बनाई थी, ठीक है। 1 से 9 तक, उसके बाद जीरो आया था, ठीक है। यहाँ पे 875 ईस्वी यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए एक जीरो डिबेटेबल विषय है, इसमें मैं अधिक बात नहीं करना चाहूँगा, एग्जैक्ट डेट भी नहीं बात करना चाहूँगा। आपको इनएप्रोप्रिएट लगेगा ये डेट 1875 AD, ये याद रखिएगा। लगभग 600, 700, 800 ले लीजिए, 600, 700, 800 AD की बात है जब ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये डिबेटेबल विषय है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि नहीं, इसे जो है वो आर्यभट्ट वाला सीन आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आपका किसका आ जाएगा, ब्रह्मगुप्त वाला आ जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त वाला यहाँ पे ये आ जाएगा डिबेट वाला। तो इस पर मैं जाऊँगा नहीं, मैं सिंपल में क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम आया था इजिप्शियन में, उनका 1 से 9 तक लिखने का तरीका अलग था, फिर 10 के बाद अलग हो जाता है, फिर 100 अलग, फिर 1000 अलग, फिर 10,000 अलग, 1,00,000 अलग, फिर मिलियन, मतलब ऐसे ही वहाँ पे होता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा हिंदूज कल्चर में आया है, जो कि इंडिया में है। 1 से 9 लिखने का तरीका अलग था, उसके बाद जीरो वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। इसी चीज़ को समझने के लिए द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और रोमन नंबर्स को यहाँ पे समझिए, हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। हम यही चीज़ को यहाँ पे फिगर में इंसर्ट कर दिए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ से वो समझ सकता है अपना। यहाँ तक जो बात था वो हम लोग 4 चीज़ पे कवर किए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो कंप्यूटर का इतिहास है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गिनती करने के उपकरण की बात करते, तो जो आदिम लोग थे, जो पुराने समय के लोग थे, वो लोग गिनती कैसे करते थे? वो लोग गिनती औजार के रूप में लाठी, पत्थर और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ताकि वो अपना गिनती कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मानव मस्तिष्क और तकनीकी में भी सुधार हुआ, वैसे वैसे कंप्यूटर डिवाइस भी विकसित होते चला गया है, ठीक है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं द फर्स्ट कैलकुलेटर यानी कि एबेकस के बारे में, ठीक है। एबेकस की बात करते हैं तो कंप्यूटर का इतिहास एबेकस के जन्म से ही शुरू होता है और एबेकस को ही पहला कंप्यूटर माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एबेकस, ठीक है। एबेकस क्या होता है, तो मैं आपको एक मॉडर्न डे एबेकस दिखाऊंगा जो अभी करंटली यूज़ होता है। कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये आपके फ्रेम होते हैं, हो सकता है ये लकड़ी का हो, है ना, हो सकता है ये प्लास्टिक का भी आपको मिले देखने को, इसमें रॉड का भी मिल सकता है। ये अटैच रहते हैं और ये सारे इसमें मोतियाँ रहते हैं, ये बीड्स रहते हैं, इसे आगे पीछे करके इसमें काउंटिंग किया जाता है। एबेकस का यूज़ जो है वो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि आप इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा एबेकस का उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग चाइना, रूस, जापान और बहुत सारे कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ में किए जाते हैं। और अभी हम लोग इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है, एक प्रॉब्लम आता है कि जो एबेकस है इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है ना। तो ये एक चर्चा का विषय है। आपको बहुत जगह में क्या देखने को मिलेगा, चाइना, कहीं कहीं मेसोपोटामियम, कहीं कहीं बेबीलोन, तो ये एक समस्या है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं एबेकस के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट कैलकुलेटर द एबेकस की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो पहला कंप्यूटर है वो लगभग 2700 से लेकर 2300 BC के बीच में मेसोपोटामियम में उत्पन्न हुआ। मेसोपोटामियम मानी जो कि भी मॉडर्न इराक में है, ठीक है। उस समय क्या करते थे लोग, इसे बेसिक कैलकुलेशन के लिए, बेसिक मैथ कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। जिसमें से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ किए जाते थे, तो उसमें जनरली आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। जिसमें आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता था, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन थे, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जो इसकी बनावट की बात करते हैं तो ये मिट्टी के क्ले के बने हुए रहते थे और इसमें पत्थर वगैरह भी रहते थे, पत्थर की पट्टियाँ रहती थी, है ना। मिट्टी के क्ले से बने रहते, पत्थर की पट्टियाँ रहती है, इसमें खांचे वगैरह भी रहते थे। इसमें क्या करते थे, कंकड़ वगैरह वो सब डाल के इसमें गिनती किया जाता था, जो कि एक बेसिक मैथ कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक सिस्टम का यूज़ किया गया था, जिसे हम लोग आज के सिस्टम से जानते हैं, जिसे बेस 60 कहा जाता है,
ठीक है, षष्टिकीय कहा जाता है। ये आपका जो बेस 60 मैथ्स है सिस्टम है, उस पे ये बेस था, जो आपका उस समय का एबेकस में जो सिस्टम यूज़ होता था, नंबरिंग सिस्टम। क्योंकि ये जो नंबरिंग सिस्टम है ये मेसोपोटामिया की एक खास था, जो एक विशेषता थी। बाद में धीरे धीरे से सब कोई अडॉप्ट करने लगा। जो आपका ये बेस 60 है वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि बेस 60 क्या होता है, जो कि हमारा टाइम 60 मिनट 60 सेकेंड आता है, और जो एंगल है 360 डिग्री है ना, ये सारे चीज़ है ना उसी से लगभग मैच करते हैं, वहीं से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो फर्स्ट एबेकस है वो आपके मेसोपोटामियम से आया है, ना कि आपके चाइना से आया है। चाइना इसे क्या किया है, तो इसे चाइना कुछ समय के बाद इसमें क्या किए, बदलाव किए थे चाइना सब। ठीक है, चाइना सब इसमें क्या किए, इम्प्रूव किए इसकी फंक्शनैलिटी को। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपके इजिप्ट में। ठीक है, यानी कि लगभग 200 ईसा पूर्व है ना, कब, लगभग 200 ईसा पूर्व मिस्र के लोगों ने इसे ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, कैलकुलेशन के पर्पज़ से इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। कहाँ के, इजिप्ट के लोगों ने। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं ग्रीस और रोम, है ना, यूनान और रोम आते हैं, और वे क्या करते हैं, पत्थरों या धातुओं के काउंटर के साथ अपना संस्कृत खुद का बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पहले वाला जो एबेकस था, इसमें क्या करते हैं, मेटल वगैरह का यूज़ करके, ये आपका मेटल वगैरह इसका यूज़ करके ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे ग्रीस और रोम, क्योंकि वो लोग भी अपना डेली ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए अपना एक खुद का वर्जन बना लिए थे। ठीक, इसके बाद आपको अराउंड 2000 सेंचुरी में देखने को मिलता है कि जो चाइना है वहाँ पे भी चाइनीज़ लोग जो अपना है एबेकस बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, जिसमें आपको सुआन पान मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशंस पर्पज़ के लिए, ये सुआन पान। ठीक है, ये सुआन पान जो वहाँ का फेमस एबेकस है। मैं आगे में भी इसके बारे में जिक्र करूँगा जब टाइप्स ऑफ एबेकस पढ़ाऊँगा तब। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो चीन है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सुआन पान विकसित किया, जो कि आपके जोड़, घटाव, गुना और भाग करने में सक्षम था। ये सारी चीज़ कर लेते थे। ठीक है, और ये जो मोतिया वगैरह होता था उसे बीट्स कहते थे इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसके बाद ठीक जापान ने भी 17वीं शताब्दी में सोरोबन, याद रखिएगा, सुआन पान और सोरोबन 2 नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी और भी हम लोग नाम पढ़ेंगे। तो जापान, चाइना वाले क्या डेवलप किए, सुआन पान डेवलप किए, और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो चाइना वाला है सुआन पान डेवलप करते हैं, और जापान वाले क्या डेवलप करते हैं, तो जापान वाले हमारे सोरबन डेवलप करते हैं। ठीक है, जो कि 17वीं सेंचुरी के आसपास में आपको देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार इंडिया में भी, और पारस यानी पर्शियन, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या दिखता है कि ये सारी चीज़ एबेकस का आपको एवोल्यूशन देखने को मिलता है समय समय के साथ। तो ये जो था एक बेसिक 3-4 कंट्री का ही लेके चले, इसके अलावा भी अदर कंट्री में भी आपको एबेकस का यूज़ मिल जाता है, और डिफरेंट नेम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब है, जैसे स्वान पान आएगा, सोरोबन आएगा और स्कॉटी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको हिंदी में भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो एबेकस की शुरुआत संभवतः मेसोपोटामिया में ही हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी, इसकी जो शुरुआत है वो मेसोपोटामियम से हुई थी। उसके बाद क्या होते हैं, कई सारे अदर्स जो कल्चर्स हैं वो भी धीरे धीरे इस चीज़ को एडॉप्ट करने लगते हैं, और इसे बेहतर बनाने में काम करना लग जाते हैं, और इसे बेहतर बनाने लगते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग बात करते हैं जो कंट्रडिक्शन आया था ना कि मेसोपोटामियम, बेबीलोनियन या फिर चाइना वाला, तो मैं इसी चीज़ को बताता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी मेसोपोटामियम, लेकिन फिर क्या हुआ कि चाइनीज़ लोग आके फिर इसमें इसको फंक्शनैलिटी को और बेहतर बनाए, इसीलिए आज हम लोग चाइना करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग 2 चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारा एबेकस है इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी डिज़ाइनिंग कहाँ से हुई, तो ये मेसोपोटामियम से हुई थी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट वाज डिज़ाइंड बाय मेसोपोटामियम। ठीक है, मेसोपोटामियम। ठीक, नेक्स्ट चीज़ क्या आता है कि जो चाइनीज़ थे ना वो क्या किए थे, इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किए थे और इसे इन्हेंस किए थे और इसे बेहतर बनाए थे, है ना। चाइना इम्प्रूव इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इस चीज़ में, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ एबेकस। तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स के एबेकस देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात किया था जो चाइनीज़ एबेकस था जिसका नाम है सुआन पान, और जो जैपनीज़ एबेकस है जिसका नाम है शोरिबन। क्या है? शोरिबन। नेक्स्ट जो हमारा आता है रशियन एबेकस जिसका नाम है शॉटी। क्या नाम है? शॉटी। इसी के साथ हमारा आगे इस क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक और फेमस एबेकस है जो देखने को मिलता है, जो कि टिम क्रेमर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? टिम क्रेमर के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो नाम था इस एबेकस का, क्या नाम था? क्रेनमर एबेकस। क्या नाम था? क्रेनमर एबेकस। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्पज़ से, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो एक इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु फर्स्ट इन्वेंटेड द एबेकस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ कि जो एबेकस का जो आविष्कारक सबसे पहले किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए ये तो मेसोपोटामियन सभ्यता को ही क्रेडिट जाता है। ठीक है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को तो नहीं बता सकते हैं ना, कि इसलिए किसी व्यक्ति को इस गिनती का फ्रेम का आविष्कारक बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन किया है। हालाँकि दुनिया टिम क्रेनमर को एक आविष्कारक रूप से पहचानती है क्योंकि उन्होंने 1960 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एबेकस का आविष्कार किया था। हु फर्स्ट इन्वेंटेड द एबेकस। एबेकस का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो हम लोग अभी पढ़े जो एबेकस है इसका जड़ें कहाँ से आते हैं? ये मेसोपोटामियम सभ्यता से निकला हुआ है ना एबेकस। लेकिन वहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं पढ़ें कि कोई एक सिंगल आदमी इस चीज़ का जो डिस्कवर किया है, इन्वेंशन किया है, लेकिन हम लोग एक व्यक्ति को इसका सजेस्ट देते हैं जिसका नाम है टिम क्रेनमर। जो क्रेडिट देते हैं हम लोग एबेकस का, उसका नाम है टिम क्रेनमर। याद रखिएगा टिम क्रेनमर के बारे में। तो एक महान आविष्कारक थे और स्वयं नेत्रहीन थे, खुद ब्लाइंड थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, और इन्होंने ये समस्या जो अपने साथ उनके साथ जो समस्या होते थे एक नेत्रहीन व्यक्तियों को, तो ये वो चीज़ सारी चीज़ समझे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को क्या क्या समस्याएं होती हैं उनके पढ़ाई को लेके, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी को लेके। तो उन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कई सारे आविष्कार किए जो कि नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद हो सके। इनमें जो इनका फेमस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्रेनमर एबेकस। ठीक है, क्रेनमर एबेकस। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे, तो ये क्रेनमर एबेकस किसने बनाया था? तो ये टिम क्रेनमर ने बनाया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ इसकी बात करते हैं टिम क्रेनमर की, तो इन्होंने ना केवल क्रेनमर एबेकस ही बनाया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, जैसे ब्रेन लिपि की बात करते हैं। ठीक है, जो ब्रेन लिपि को भी बेहतर बनाने में इन्होंने मदद की। साथ ही साथ बेल प्रिंटर का भी आविष्कार इसने किया जिससे ब्रेल में लिखाई करना और भी आसान हो गया। तो इन तमाम कामों से हम लोग इनको जो है एबेकस बनाने का क्रेडिट देते हैं। क्यों देते हैं यहाँ से आपको समझ में आया होगा मोटा मोटी। ऐसा नहीं कि आंसर में आए तो टिम क्रेनमर मार देना, वहाँ पे देखना है क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके हिसाब से उनके बिहाफ से देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बेस 60 सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कि बेस 60 सिस्टम क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं आजकल दशमलव, है ना, तो उस समय क्या सिस्टम यूज़ होता था? सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम में बेस हम लोग कितना मानते हैं? 10s मानते हैं ना। तो उस समय क्या होता था ना सॉरी, उस समय क्या होता था, उसमें जो बेस होता था वो 60 माना जाता था। ठीक है, उस समय क्या होता था, जो बेस होता था वो 60 माना जाता था। और इसकी जो डिस्कवरी कहाँ से हुए, तो ये एंशियंट जो समरियंस थे, समर थे मेसोपोटामियम में, उन्होंने इसका जो लगभग 2000 BC में इसे डिस्कवर किया। बाद में इसको फिर बेबीलोनियन ने भी इसे एडॉप्ट कर लिया। इस चीज़ की हम लोग बात करते हैं, इसकी की फीचर्स की बात करते हैं बेस 60 सिस्टम की, तो ये जो नंबर है 1 से स्टार्ट होकर 59 तक जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो मॉडर्न बेस सिस्टम है डेसिमल सिस्टम पे बेस है जिसमें 10 तक रहता है, लेकिन जो एंशियंट में था सुमरियन लोग जो डिस्कवर किए थे वो था आपका 60s तक था, यानी 60 तक जाता था। इसी से हम लोग जो देखते हैं हमारा जो सेकंड वाला है या फिर मिनट घंटा जो भी बोलते हैं हम लोग, वो 60 पे ही बेस है। साथ ही साथ जो हमारा 360 डिग्री है ये भी मॉडर्न डे में जो हम लोग यूज़ करते हैं ये भी बेस 60 सिस्टम से ही इंस्पायर्ड हुआ है। ठीक है,
ये है आपका लेगेसी इन मॉडर्न टाइम्स। साथ ही साथ इसका बात करते हैं हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझने की। तो जो बेस सिस्टम होता है, बेस 60 होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर है 70, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे 1:10, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग आगे समझते हैं। फिलहाल अभी यहाँ समझ लीजिए, हम लोग रेगुलर जो हम लोग बेस 10 और बेस 60 को कंपेयर करके भी हमें समझने वाले हैं। उसी तरह यहाँ पे कोई नंबर है 125, तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 और 5। क्या लिखेंगे? 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलिएगा 2 और 5 क्यों लिखे? क्योंकि आप इसको इस पैटर्न से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1:60 किया गया है, जो कि आपका 60 बनता है। उसके बाद उसमें 10 प्लस करके इसे बनाया गया है, तब जाके ये आपका 70 बना है। तो 70 को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। और इसमें जो बेस 60 माना गया था, क्या माना गया था? बेस 60 माना गया, इसीलिए यहाँ पे 60 का यूज़ किया गया। अब हर नंबर में आपको बेस 60 मान के ही चलना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे बेस 60 माना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 5 ऐड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये आपका जो ये 2 है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और ये 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊँगा आपको। देखिए, ये होता है आपका बेस डेसिमल, ठीक है, ये बेस डेसिमल होता है। और ये बेस 60 जिसे हम लोग सेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक टाइम लेते हैं, जैसे कि हम लोग 1 आवर 30 मिनट्स को बताना है, तो 1 आवर 30 मिनट्स को कैसे बताएंगे? जैसे 1 घंटा को हम लोग क्या बोलेंगे? 1:60, जो कि हमारा 60 मिनट बनता है, ठीक। और जो मिनट रहता है उसे हम लोग 30 मिनट्स अलग ही करके रखते हैं। तो हमारा जो डेसिमल सिस्टम के हिसाब से बेस 10 के हिसाब से क्या बन जाता है? 60 आपका जो मिनट है वो, बाकी बात 30 जो मिनट है, क्योंकि हम लोग कितना ले रहे हैं? 1 घंटा 30 मिनट ले रहे हैं, 1 घंटा 30 मिनट ले रहे हैं। इसी को 1 घंटे को यहाँ पे 60 मिनट में किया गया है और 30 मिनट को अलग करके रखा गया। बस 1 घंटे को इसको मिनट में चेंज किया गया है, जो कि टोटल आपका 90 मिनट्स बन जाता है। ठीक इसी प्रकार बेस 60 जो सेक्साडेसिमल नंबर रहता है, उसमें भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है। 1 आवर 30 मिनट्स है, इसमें 1 आवर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 आवर प्लेस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया, ये जब बनाया गया था तो 1 आवर में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो 30 मिनट रहता है उसे 30 मिनट्स ही रहने देते हैं, और टोटल जो बेस सिस्टम बन जाता है 60 में, वो बन जाता है कुछ इस प्रकार, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं कॉलन, ये क्या करता है? ये यहाँ पे सॉरी, इस जगह पे ये क्या करता है? ये आवर को, ठीक है, और मिनट को सेपरेट करता है। आई होप जो डेसिमल है और सेक्साडेसिमल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कंपैरिजन की बात करते हैं तो जो बेस 10 सिस्टम रहता है, इसमें क्या आता है? रिप्रेजेंट को सिंगल नंबर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 90 मिनट्स को किया गया है, लेकिन जब बेस 60 की बात करते हैं, इसमें ड्यूरेशन को सेपरेट किया जाता है। जैसे 1 आवर को अलग किया जाता है और मिनट को अलग किया जाता है। भले आप दूसरा एग्जाम्पल लेके भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक जो बात था कि जो हमारा एंशिएंट एबकस था, वो हमारा बेस 60 सिस्टम पे बेस था, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट आता है जो सेक्साडेसिमल है, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जिसे बेबुलियन ने बाद में अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेपियर बोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ बताई गई हो आपको समझ में आया होगा, और इनके रिगार्डिंग कुछ आपको लगता है कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने कई सारी चीज़ों को इसमें कवर कराने की कोशिश की, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तो बेहतर होता है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि इसे 4 भागों में बांटा गया था, जो कुछ इस प्रकार है: द प्री मैकेनिकल एरा, द मैकेनिकल एरा, द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एरा एंड द इलेक्ट्रॉनिक एरा, ठीक है। इसमें हम लोग 5 चीज़ पे बात किए थे, जिसमें हम लोग पहला क्या सीखे थे? जो राइटिंग एंड अल्फ़ाबेट है, जो कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था, और इनपुट टेक्नोलॉजी में जो हम लोग देखे वहाँ पे स्टाइलस का यूज़ हुआ था। अब बुक और लाइब्रेरी एक परमानेंट स्टोरेज के लिए रखा गया था, कैसे स्टोर करके रखा जाता था। फिर फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे कैसे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग लास्ट जो पढ़े, द फर्स्ट कैलकुलेटर एबकस के बारे में ही हम लोग पढ़े। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। आप सभी वीडियो एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम में, ठीक है। एबकस के बारे में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बन गया। आपको इतना लंबा चौड़ा वीडियो और कहीं देखने को शायद नहीं मिल सकता है, और हो सकता है मिल सकता है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी मैंने हर चीज़ को कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझाया जाए इस चीज़ में, और किसी भी एक पॉइंट को ना छूटा जाए, इसके लिए ही इतना समय लग गया, ठीक है।
और यदि आप कंप्यूटर में हिंदी टंकन सीखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए हमारा चैनल है एस्पिरेंट्स ऑफ झारखंड, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 2 टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो है हमारा एस्पिरेंट्स ऑफ झारखंड और जो दूसरा है झारखंड एलडीसी, ये 2 टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में।